घर में भी आपका छोटा सा 4 आदमियों का भी परिवार है, उसमें भी कभी ऐसा लगता है कि फलां आदमी आज ढीला लग रहा है, नाराज लग रहा है। बिना लाग लपेट में ऐसे राजनीति में ऐसी स्थिति में हूँ, लेकिन वो पंजाब जबरदस्ती उस पर कुंडली मारे बैठा हुआ है। संगठन प्रतिभा जी के पास है, सरकार सुक्खू जी के पास है। बेटर है कि आप ये सवाल उनसे करें। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली कांग्रेस की सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। 11 दिसंबर को बिलासपुर में 2 साल का कार्यकाल को लेकर बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा। किस तरह का कार्यकाल रहा है, कितनी चुनौतियां, चाहे हम बात यहाँ पर राजनीतिक आपदा की करें या फिर प्राकृतिक आपदा की, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष रूप से मौजूद है हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल आपकी जो सरकार है वो पूरा करने जा रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 2 साल का ये कार्यकाल सर किस तरह से देखते हैं? चुनौतियां भी बहुत सारी रही और किस तरह का समय आपका रहा है? चुनौतियां क्या क्या मानते हैं आप, क्या क्या रही है अभी तक? हमारी कोशिश रही है कि विकास का एजेंडा, कल्याण का एजेंडा, गरीब की सेवा का एजेंडा, उसको तरजीह दी जाए। और हमने जब भी काम किया है विकास के लिए काम किया है, और इसीलिए हम निरंतर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचते आए हैं। और अब 2 साल के दौरान जिस ढंग से हिमाचल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है, ने झटके देने के प्रयास किए। देखिए, वो केंद्र में सत्ता में है और हिमाचल प्रदेश से सत्ता से बाहर होने के बाद वो आराम से नहीं बैठे हैं। उनकी लगातार निरंतर कोशिशें रही हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर किया जाए, डिसलॉज किया जाए, किसी भी ढंग से सत्ता को काबिज किया जाए। इसलिए जो हमें जो नॉर्मल सरकार चलानी है, सरकार चलाने के साथ साथ सरकार बचाने का काम भी साथ साथ करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले उन्होंने 9 विधायक हमारे जो है उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और ऑपरेशन लोटस अंजाम करने की कोशिश की। हालांकि हम बहुत अच्छी मेजॉरिटी से आए हैं, हमने 40 सीटों हासिल करके सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर ही अंदर लगे रहे और उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया ऑपरेशन लोटस का। वो हमने सब ने मिलके सरकार को बचाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, विधानसभा अध्यक्ष तक भी गया और उसमें चुनावों की नौबत आई, चुनाव हुए। और एक छोटे से अल्प अवधि में आपने देखा 9 विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें से 6 चुनाव हमने जीते और हम फिर 40 हो गए। फिर उन्होंने राजनीतिक तौर पे जो हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे उनको हटाने के लिए पिटीशन दायर कर दी। तो वो राजनीतिक तौर पे, कानूनी तौर पे, हर तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, इस सरकार को चलने ना दिया जाए। लेकिन वो मसला भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। CPS का मसला हाई कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो बहाल नहीं किए, लेकिन ये ज़रूर कर दिया कि MLAs की सदस्यता जिसे रद्द करके ये नई चाल चलना चाहते थे उसको उन्होंने विराम लगा दिया। तो ये कोशिशें इनकी चलती रही हैं। अभी भी कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं, या ना करें तो दमगजे मारते रहते हैं कि हमारी केंद्र में सरकार है, धमकाते रहते हैं। लेकिन हम अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं, हमें अपना काम करना है। आपने देखा यहाँ पे राजनीतिक तौर पे भी दिक्कतें आई हैं, फाइनेंशियल तौर पे जयराम जी बुरा मान लेते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है कि उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे प्रदेश से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। 85,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश पे डेप्ट है, कर्ज क्या 85,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। कर्मचारियों का वो 11-12 हज़ार करोड़ रुपए की अदायगी नहीं करके गए और कुछ घोषणाएं ऐसी कर गए जिस पे हज़ारों करोड़ रुपए लगने थे। तो फाइनेंशियल तौर पे सरकार को जिस स्थिति में वो डाल के गए,
उनकी ये कोशिश थी कि हज़ारों करोड़ रुपए की घोषणाएं करके वो सत्ता पे काबिज हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पाए। तो इसलिए अब ये स्टेट इम्पॉर्टेंट स्टेट है, देवभूमि है, हिमाचल है, और ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश से हैं, तो इस प्रदेश पे खासी नज़रें इनायत हैं भाजपा की, लगातार ऐसे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन चाहे फाइनेंशियल दिक्कतें हैं रही हों, चाहे पॉलिटिकल डिज़ास्टर करने की कोशिश की हो, या कोई या कुदरती डिज़ास्टर हुए, इन सब के बावजूद हम अपने एजेंडे पे चले हैं, विकास के एजेंडे पे चले हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तो, हमारी कोशिश है अब 25 साल एमएलए होने के बाद या डिप्टी सीएम की पोस्ट पर पहुंचने के बाद, हम तो पत्रकारिता जगत से आए लोग हैं, तो हमारा सोच अलग ढंग से है। हम विकास को कैसे आगे ले जाना है। तो जैसे हम शिमला का जो रोपवे है, ये एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जिस ढंग से हम सारे अडंगे इसमें से दूर करते हुए इसको अंजाम पे पहुंचा रहे हैं, हमने इसका डीपीआर बनवाई, हमने इसके लिए जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस कैसे होने हैं, किस ढंग से इसको टेंडर स्टेज पे पहुंचाना है, फॉरेन बैंक से कैसे नेगोशिएट करना है, केंद्र के साथ कैसे मसला उठाना है, फॉरेन डेलीगेशंस को कैसे बुलाना है। खुद मैं ऑस्ट्रिया जाके आया और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जो इसका काम करती हैं, उनके साथ डायलॉग किया। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ा लेते हैं। आखिर हिंदुस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट होगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, लंबा प्रोजेक्ट होगा, 14 किलोमीटर लंबा रोपवे है। इसी ढंग से जैसे हमारा बल्क ड्रग पार्क है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो मेरे लिए एक अलग ठीक है, इंडस्ट्री को इसको बनाना है, लेकिन उस पर नज़र रखना, उसको कैसे चलाना है। उसमें आपको लगता होगा कि जी ये सिर्फ नाम की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 1,000 करोड़ रुपया सेंटर ने देना है, और फिर पूंजीपतियों के साथ बीजेपी ने कहा था कि पूंजीपतियों के साथ समझौता करके उनसे लेना है, लेकिन हमने स्टेट से 1,000 करोड़ देने का फैसला किया और 250 करोड़ रुपए की पहली राशि जारी करने के लिए फ़ैसला किया। मीटिंग्स हुई और उसके बाद पैसा दिया भी गया। अब टेंडर, वो भी हमने टेंडर स्टेज पे पहुंचा दिया है। आपको इस बात से हैरानी होगी कि वहाँ 100 करोड़ रुपए का पानी का काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले ज़रूरी है पानी का काम, तो पानी के जो टैंक्स बनने थे, लाइनें बिछनी थी, और जो ट्यूबवेल ड्रिल होने थे, वो हमने कर दिए। दूसरा, वहाँ पे ज़मीन में पानी डालने का काम, एक तो पानी निकालने का काम है, ज़मीन में पानी डालने के लिए बहुत बड़ा काम, 12-14 करोड़ रुपए का काम, वो भी हमने चलाया हुआ है। बिजली कैसे पहुँचानी है वहाँ पे, और पंजाब के साथ हमने एग्रीमेंट किया। पंजाब पहली दफ़ा राजी हुआ कि हमारी जो बिजली की लाइन है उससे आप बिजली टैप कर सकते हैं और यहाँ बिजली अपने लिए उतार सकते हैं। तो ऐसे ऐसे समझौते जो है हमने किए हैं, और कोशिशें हमारी निरंतर जारी हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, वो उसका बड़ा प्रोजेक्ट जो है 300 करोड़, 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसको हम अंजाम देने जा रहे हैं और 3 चरण में वो बन के तैयार होगा। हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही टूरिज़्म के लिए, देवी देवताओं के लिए, मेलों के लिए, त्योहारों के लिए एक बहुत बड़ा जो है डेस्टिनेशन है, और LAC हमारे पास है। उसमें हम ये सब काम कर रहे हैं कि किस ढंग से हम हमारे म्यूज़ियम्स को कैसे हमने बनाना है, किस ढंग से हमने ऑडिटोरियम्स को बनाना है, किस ढंग से हमने ये किया है कि अपने लोकल आर्टिस्ट को एक रात जो है हर मेले में हर हालत में देनी है, या जो है 1/3 पैसा जो मेले पे खर्च करना है उसका 1/3 जो है हिमाचली आर्टिस्ट को देना है, ताकि हिमाचल आर्टिजन्स जो है उनको जो है प्रोजेक्ट किया जा सके। तो हम कोशिशें कर रहे हैं कि हिमाचल, और मेरा सबसे बड़ा थीम है हिमाचलियत कायम रहनी चाहिए। अब छोटी छोटी बातें होती है, जैसे अब कोई कहता है कि ये कांग्रेस की टोपी है, कोई कहता है ये बीजेपी की टोपी है, कोई कहता है ये कुल्लू की टोपी है, लेकिन आखिर है तो हिमाचल की टोपी। बाहर तो हम हिमाचलियत को दिखाते हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हमारे अपनी धारणाएं जो मर्जी हो। तो इसलिए हमारे
किस ढंग से हमने किस कोऑपरेटिव सेक्टर में आपने देखा कि हमारे बहुत अच्छे अदारे काम कर रहे हैं। भुट्टी वीवर्स ने बहुत बड़ा नाम पैदा किया है। हमारा हिम कैप्स नर्सिंग एंड लॉ कॉलेज है, वो भी लॉ सेक्टर का है, वो भी बहुत अच्छा आगे जा रहा है। तो दूध के जो है प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे जा रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में जो बड़ी हमारी सोसाइटीज़ हैं, 50,000 करोड़ का कारोबार हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर करता है, जिसमें हमारे पास 2 बड़े बैंक हैं, कांगड़ा बैंक एंड प्रदेश सहकारी बैंक। और इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो कोशिश हमारी लगातार चल रही है कि हिमाचलियत को बढ़ाया जाए। हिमाचल में ग्रीन एनर्जी कैसे रखनी है। आप देखोगे हमने इलेक्ट्रिक बसों का चलाने का फ़ैसला किया। शुरुआत में लगता था कि ये बहुत बड़ा टफ़ काम होगा, लेकिन अब हम 300 बसेस फर्स्ट लॉट में ख़रीदने की स्थिति में पहुंच गए। पैसा हमारे पास आ गया। 250 डीजल की बसेस हमने पहले ख़रीदी, 250 डीजल की बसेस अब हम ख़रीद रहे हैं। अभी तो आप देखो कि ऐसा स्थिति आ गई है, दिल्ली में BS6 की बसें नहीं आने दे रहे हैं। तो हमें वैसी बसें खरीदनी पड़ रही हैं जो कि हम देश के अंदर चला सकें, प्रदेश के बाहर ऑपरेट कर सकें। तो 1000 के आसपास 2 सालों के अंदर हम बसें खरीदने जा रहे हैं। 500 डीजल की हो जाएंगी, 300 ये इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, और उसके बाद 100 हम टेम्पो ट्रैवलर खरीद रहे हैं। तनख्वाह में हमने डिफ़ॉल्ट एक दिन नहीं आने दिया। ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को पेंशन में शोर चाहे जितना मर्जी मचाते रहें। और अब इस बार आप देख रहे हैं थोड़ा विपक्ष के लोग जो है रचनात्मक भूमिका नहीं निभाते हैं, इशू बेस्ड मुद्दा नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में हर्ष में सत्ता फंसी हुई है। उनको लगता है केंद्र में हमारी सरकार है, किसी भी ढंग से छोटे से हिमाचल का हम गला घुमा दें। लेकिन सर, अब आपने ये कहा कि जो विपक्ष है उसकी ओर से कोशिश की जा रही है कि हिमाचल में स्थिरता पैदा की जाए सरकार में, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि हमने तो कभी प्रयास ही नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी वो प्रदेश सरकार की अपनी जो खामियां है उसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही है। ना संगठन ना सरकार, किसी तरह का समन्वय वो तो दिखता ही नहीं है उनके बीच में। नहीं, देखिए सारा प्रदेश देख रहा है, सारे प्रदेश को पता है ऑपरेशन लोटस किसने प्लान किया। ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी ने प्लान किया, और CPS की रिट किसने की, कौन अदालत में गया, वो तो बीजेपी के सारे MLA गए। वो तो डिप्टी CM की पोस्ट को लेके भी गए थे। ये तो उन्होंने बाद में देखा कि पूरे देश में तो हमारे ही डिप्टी CM है, यहाँ तो एक है। यहाँ पूरे देश में उनके जगह जगह जो है डिप्टी CM है। और उसके बाद तो चलो अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि डिप्टी CM एक पदनाम है और किसी को सम्मान देने की बात है। लेकिन लगातार कोशिशें बीजेपी ने की है। जी। लेकिन ये क्या आप बात मानते हैं कि राज्यसभा चुनावों के दौरान में जो परिस्थितियां बनी थी, जो MLAs नाराज़ हो गए और जिन्हें राज्यसभा के दौरान उन्होंने जाके फिर बीजेपी के जो प्रत्याशी उन्हें जाके वोट यहाँ पर कर दिया, वो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि समय रहते अगर उनसे बातचीत की जाती, उनकी जो नाराज़गी उन्हें दूर किया जाता, तो ये जो अस्थिरता का ये जो माहौल प्रदेश में पैदा हुआ उस दौरान, वो इस तरह की चीज़ें नहीं होती प्रदेश में? चलो अब ऐसा है ना कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले, सरकार हमारी कायम रह गई। तो अब हमने क्यों इसमें पढ़ना कि हमारा कसूर है या उनका कसूर है। जब हमने अपनी सरकार सेव कर ली और वो लोग औंधे मुँह गिर गए, तो यही बहुत है कि हम आज भी सरकार में हैं। और दूसरी दफ़ा जब दूसरी अटैम्प्ट उन्होंने की, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया CPS का, CPS हटा दिया गया, लेकिन ये मसला ज़रूर हो गया कि MLAs को डिसलॉज नहीं किया जा सकता, MLA हटाए नहीं जा सकते। तो ठीक है, ये अटैम्प्ट्स तो बिल्कुल। दूसरे में तो सतपाल सत्ती मेन पिटिशनर था जो बीजेपी का MLA है। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, अब जयराम जी चाहे जो मर्जी कहें, ये जो इसके आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर्स हैं ये बीजेपी के ही लोग हैं। ये प्रदेश में जो है सरकार गिराने की जो कोशिशें की, इसके जो है सारा जो तय किया गया ये सब भाजपा ने किया। अब ठीक है, जब एक पंजाबी में कहते हैं हाथ ना पहुँचे थू कोड़ी, अब जो है अंगूर खट्टे हैं
वो वाली बात आ रही है, तब कह रहे हैं कि जी हाँ हमारा नहीं काम था, ये तो जो है इनकी अपनी नाराज़गी थी। अब जो मर्जी कहें, लेकिन सरकार कायम है, सरकार अपना काम कर रही है। जी, तो उस दौरान जब ये सारी परिस्थितियां बनी थी, वो तो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हमारे संपर्क में लोग हैं, हम तो ये जो नाराज़गी चली हुई है, तो वो तो अभी भी इस तरह इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। कहते हैं अभी भी नाराज़गी चल रही है, चाहे मंत्रियों की बात की जाए, चाहे विधायकों की बात की जाए। नहीं, ऐसा है, देखो कोई भी पॉलिटिकल सेटअप ऐसा नहीं होता जिसमें नाराज़गी ना हो। जी, घर में भी आपका छोटा सा 4 आदमियों का भी परिवार है, उसमें भी कभी ऐसा लगता है कि फलां आदमी आज ढीला लग रहा है, नाराज़ लग रहा है। ठीक है, वो उसका काम कर दिया जाता है। दूसरे दिन अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरी 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर समय में हर आदमी खुश तो नहीं होगा। किसी को मैं आज सेटिस्फाई करूंगा, किसी को कल करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव के समय 40,000 लोग मुझे वोट डालते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि वो उन सब को मैंने रिड्रेस किया है, उन सब के भावनाओं को समझा है, और अंततः मैं उसको इस स्थिति पे लेके गया। इसलिए ये कहना कि ये नाराज़ है, ठीक है, नाराज़गियाँ हो जाए, छोटी सी बात आ जाती है कई दफ़ा कि मैं किसी का कंडक्टर ना बदला जाए, वो मेरे को कहता है ये आपने कंडक्टर नहीं बदला, उसका कंडक्टर बदल जाएगा, वो खुश हो जाएगा, दूसरा कहेगा मेरा बस अड्डा नहीं बना। तो ये बातें चलती रहती हैं जब तक सिस्टम है। रोज़ कोई ना कोई बात आएगी, रोज़ उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जनता के हम नुमाइंदे हैं, हमें जनता की पल्स के मुताबिक काम करना है। आपसे संपर्क कर रहे हैं क्या विपक्ष? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि गुट बने हुए हैं अभी भी कांग्रेस में अलग अलग, और सबसे मुख्य गुट जो है वो मुकेश अग्निहोत्री। नहीं, ऐसा है, मैं कोई गुट का संचालक नहीं हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का शीर्ष लीडरशिप में से एक व्यक्ति हूँ। मैं गुट में विश्वास रखता हूँ, ना मैं गुट को तरजीह देता हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकारें लाने के लिए, सरकारें बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जो मेरे से संभव है मैं करता हूं। और ना मैं किसी से सर्टिफिकेट चाहता हूं, ना ही इसके लिए मैं कोई डोंडी पीटना चाहता हूं। जो हर्ष महाजन जी, उन्होंने भी कुछ समय पहले इस पर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, एक हाथ में डंडा रखते हैं और एक हाथ आगे बढ़ाते हैं, और जो तालमेल होना चाहिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में वो नहीं देखने को मिलता है। इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने कही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि हर्ष महाजन जी इस समय विपक्ष के नेता है। जब वो हमारे कांग्रेस पार्टी में थे तो बात अलग थी। आज वो विपक्ष में हैं, आज उनके अपने ही सोच है। आज वो बीजेपी के हित के लिए काम करेंगे, आज वो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। इसमें हमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वो जिस पार्टी में है उसके लिए वो काम करेंगे। लेकिन मैं अपनी पार्टी के लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जो अपनी पार्टी से गए हैं, चाहे वो हर्ष महाजन है, चाहे सुधीर शर्मा है, चाहे वो इन लोगों पर तवज्जो रखने की ज़रूरत है कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस का वहाँ जाके क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस को क्या किया जा सकता है। वो करेंगे, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के अब नेता है, दूसरी पार्टी का। तो जब मैं देखता हूँ कि जब कई दफ़ा कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया वो तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, अब उनको उसी हिसाब से आप अपने उसमें रखो, मूल्यांकन में रखो। तो सरकार और संगठन पूरी तरह से समन्वय के साथ काम करे, सरकार स्थिर है पूरी तरह से। संगठन प्रतिभा जी के पास है, सरकार सुक्खू जी के पास है। बेटर है कि आप ये सवाल उनसे करें, लेकिन वो दोनों इसके बारे में जवाब दें हैं। बाकी इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ, बिना लाग लपेट में ऐसे राजनीति में ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं कोई लाग लपेट से बात नहीं करता है। लव हेट रिलेशन राजनीति में चले रहते हैं। आज दोनों को बातें सूट करेंगी, खुश हो जाएंगे, कल नहीं करते होंगे तो आमने सामने हो जाते हैं। राजनीति में इसमें क्या है, चला ही रहता है। मैं जब चुनाव लड़ने आया था, मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को फेस किया। उसके बाद भी लगातार बीजेपी के लोग कोशिश करते रहे कि हाँ, मुकेश अग्निहोत्री को किसी भी ढंग से विधानसभा नहीं पहुँचने देना। तो कई दफ़ा मैं लोगों को सुनता हूँ, मुझे फलां आदमी ने हरा दिया। भाई उसने तो हराना ही है, ये तो मुझे देखना है कि मैंने अपनी सीट कैसे बचानी है। चाहे वो कांग्रेस का आदमी है, चाहे बीजेपी का आदमी है, चाहे किसी भी तरह का आदमी है, जो विरोधी हैं उन्होंने आपको हराना है, विद इन भी और आउटसाइड भी। लेकिन आपको अपनी सीट कैसे बचानी है, ये आपकी कला है। तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास के एजेंडे को चलाते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं
कि मुकेश अग्निहोत्री हरोली की बात करता है। भाई हरोली की बात क्यों ना करूं मैं? 5 दफ़ा हरोली के लोगों ने मुझे शिमला विधानसभा की चौखट पार करवाई। अगर मैं आज यहाँ डिप्टी सीएम बन के बैठा हूँ तो पीछे हरोली की ताकत है। उनके लिए नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? ये तो मेरा सिद्धांत है कि मैं जिन लोगों ने मुझे 25 साल से जो है शीर्ष बना के रखा है मैं उनके काम करूं। बाकी उसके बाद प्रदेश का काम करना, प्रदेश की नीतियां कार्यक्रम बनाना, विकास का एजेंडा को आगे बढ़ाना वो अलग बात है। हिमाचल प्रदेश की आज जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, केंद्र से मदद मिल नहीं रही है, तो ऐसे में विकास कार्य कैसे पूरे होंगे? जो गारंटी है वो कैसे पूरी होगी? क्योंकि जनता तो अभी भी प्रदेश सरकार की ओर देख रही है, इंतजार कर रही है जब चीज़ें धरातल पर उतरेगी, जो वादे किए हैं चुनाव के समय। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कहूँ कि हम गारंटियाँ पूरी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमने गारंटियाँ दी है, हम गारंटियाँ पूरी करेंगे, यह हमारा मकसद है। मैं 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा। हमने जनता में जा के चिल्ला के जो बात की है, जो कहा है, उनको जो वायदा किया है वो पूरी हमें करवानी है। सरकार में आज दिक्कत हो सकती किसी चीज़ की, कल ठीक हो जाएगा तो हम वो करवा लेते हैं। हमने कहा था ओपीएस देनी है तो हमने दी, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दो वायदों पे कुछ ऐतराज़ लोगों को हो रहा है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपया जो है पूरी तरह से दिया जाए। हाँ, हम भी इसके पक्षधर हैं। महिलाओं को 1500 का हमने वायदा किया है 18 से 60 साल की आयु के। हालांकि का कोशिश चल रही है, दिया भी जा रहा है, लेकिन फुल फ्लैज हम कैसे इस गारंटी को लागू करें, ये हमें लागू करनी है। और दूसरा, हमने 300 यूनिट बिजली की बात की है। हम जब भी मौका लगेगा, जैसे ही वित्तीय स्थितियाँ ठीक होगी, हम उस गारंटी को पूरा करेंगे। बाकी सब गारंटियों को तो हम लगे ही हुए हैं करने के लिए, लेकिन 3 गारंटियाँ लोग मूल तौर पे देख रहे हैं कि इनमें क्या होता है। तो मैंने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीछे फंक्शन करवाया था। 7000 लेडीज़ को एक मुश्त जो है 3 महीने के 1500 रुपये डलवाए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम इन गारंटियों से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ये है कि हमें, और ये नहीं है, मैं आपको एक बात और भी कह देता हूँ, आर्थिक स्थितियाँ सरकारों की हमेशा ऐसी रहीं। डॉक्टर परमार जी के समय से ही परिस्थितियाँ ऐसी ही चलती हैं, बीच बचा के निकलना पड़ता है। यही स्थितियाँ जो है शांता जी ने भी फेस की हैं, ये वीरभद्र सिंह जी ने भी फेस की हैं, ये धूमल जी ने भी फेस की हैं, ये जयराम जी ने भी फेस की हैं। तो आर्थिक स्थितियाँ फेस करनी पड़ती हैं, चलती रहती हैं। उन आर्थिक स्थितियों के बीच में हमने किस ढंग से अपना एजेंडा पूरा करना है, फलीभूत करना है, वो करना है। दूसरा, जब हिमाचल बना था उस समय भी पता था कि हिमाचल आर्थिक तौर पे एक सशक्त राज्य नहीं है। हिमाचल को आर्थिक तौर पे मदद की ज़रूरत रहेगी। उस समय भी डॉक्टर परमार ने जब राज्य बनवाया था तो पता था कि ये राज्य ऐसे नहीं चलेगा, केंद्र की मदद के बगैर नहीं चलेगा। और लेकिन हिमाचल के लोगों की पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस थी उनको पूरा करने के लिए ये राज्य बनाया गया। तो इंदिरा जी ने ये राज्य बनाया, और अब हम ये कहते हैं कि केंद्र को उसी सोच से, उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि हिमाचल की मदद की जब भी ज़रूरत पड़े केंद्र को उसकी, आखिर हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, संघीय ढांचा है, राज्यों के अपने अधिकार हैं। अब एक तो ये कर दिया है केंद्र ने, सबसे बड़ी बात कि जितनी भी स्कीमें हैं वो दिल्ली से अपने नाम से जारी करते हैं, और वो राज्यों को उस हिसाब से लिबरल पैसा नहीं भेजते कि कोई भी है, पानी की स्कीम है वो दिल्ली से लागू करेंगे, वेलफेयर की स्कीम है, मकान की स्कीम है वो दिल्ली से लागू करेंगे, ताकि राज्यों को श्रेय ना मिले और यही लगे कि केंद्र कर रहा है। तो वो उन्होंने स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो राज्यों की सरकारें हैं उनके अपने अधिकार है, हम उनको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। जी सर, आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, आपने कई सरकारें भी देखी, खुद भी इससे पहले भी आप सरकार में रहे। वर्तमान में जो परिस्थिति है, केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है, आने वाले समय में आपको लगता है इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में समस्याएं होगी? किस तरह से रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी, किस तरह से आर्थिकी को मजबूत करने के लिए यहाँ पर? और मुझे लगता है गुड सेंस विल प्रिवेल। देर सवेर जो है इसमें केंद्र को भी पता है कि राज्य की मदद करनी है, राज्य को भी पता है कि जो अपने हक हकूक़ है उनको जो है सेंटर के साथ उठाना है। वो बातें चलती रहेंगी। एक हमारे पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हमारा अवार्ड है, 5-4 हज़ार करोड़ रुपया हमें वो मिलना है।
उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शानन का प्रोजेक्ट है, शानन का प्रोजेक्ट पे किसी भी ढंग से पंजाब का अधिकार नहीं है, लेकिन वो पंजाब ज़बरदस्ती उस पर कुंडली मारे बैठा हुआ है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए थे, वो कह रहे थे कि हम दखल नहीं देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। ऐसा न्यूट्रल रह के तो बात नहीं है, क्योंकि शानन जब हिमाचल की टेरिटरी का प्रोजेक्ट है और उनको एक लीज पे दिया गया था, और वो कहते हैं कि आग लेने गई चूल्हा मल के बैठ गई है, तो शानन प्रोजेक्ट पे जो है उन्होंने इस ढंग से कब्जा किया है। तो ऐसे हमारे बहुत मसले हैं जो हम केंद्र के साथ उठाते रहेंगे समय पे। और बाकी जहाँ तक ये अभी हाल ही की 2-3 चर्चाएं होती हैं, कोई कहता है हिमाचल भवन बिक जाएगा। हिमाचल भवन कहाँ से बिक जाएगा? ठीक है, कोई कोर्ट का फैसला आया, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उसको बचाना सरकार का काम है। हिमाचलियत की पहचान है मंडी हाउस का या हिमाचल भवन, उसको हमने कैसे बचा के रखना है। उसका 64 करोड़ रुपए हमने जमा करवा दिया। वैसे भी किसी भी कॉस्ट पे हम उस पर किसी को उंगली लगाने नहीं देंगे। फिर हाँ, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बातें आती हैं, होटलों की बातें आ रही हैं कि होटल को बेच रहे हैं। हमने तो डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, खुली लड़ाई लड़ी है। बीजेपी के जब हिमाचल फॉर सेल जो है, जब धूमल जी के समय शुरू हुआ तब भी हमने उसका विरोध किया, और जयराम जी जब होटल बेच रहे थे तब भी हमने विधानसभा के अंदर अपोज किया। हम अपनी सरकार में भी यही स्टैंड रखे हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश की संपत्ति, हिमाचल प्रदेश की संपदा, हिमाचल के प्रॉपर्टीज़ जो है, ये हमें किसी भी ढंग से सुरक्षित रखनी है, क्योंकि हम तो आज हैं, हमारे बाद भी जनरेशन्स आनी है, उनको भी हमें कोई जवाब देना है कि ये हमने जो है हिमाचल, अगर हम कुर्सियों पे थे तो हमने हिमाचलियत के लिए क्या किया। जी सर, एक सवाल हिमाचल प्रदेश के युवाओं से संबंधित। जैसे हमने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारे जो युवा है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतरे, और वादा भी याद दिलाया कि चुनाव के समय में कहा था कि पक्की नौकरी देके। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग विभाग है उसमें आउटसोर्स पर रख रहे हैं कर्मचारियों को। ऐसे कैसे ये चीज़ें पूरी होगी? कैसे जो लोग हैं, वो जो बच्चे हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो कैसे पूरा हो पाएगा? ऐसे देखिए, हमें तो ये मालूम है, हमने तो ट्रांसपोर्ट में 350 कंडक्टर रखे, पक्के रखे जी। हमने पक्के कंडक्टर रखे, हम 350 ड्राइवर रख रहे हैं, हम पक्के रख रहे हैं। हम जल शक्ति में 10,000 लोगों को रख रहे हैं, डिपार्टमेंटल, मतलब कि उनकी सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उनको किसी आउटसोर्स में नहीं है। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये हो रहा है, आप उन लोगों से बात कर सकती हैं जाके। जी सर, आखिरी सवाल। अभी जो आपका कार्यकाल 5 साल का जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, 2 साल तो आपके हो गए कंप्लीट, आगे के लिए क्या लक्ष्य है? किस तरह से आप सोचते हैं कि क्या नए प्रोजेक्ट्स या क्या आपने कुछ इस तरह की सोच है आपकी हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ होने ताकि विकास की राह पर हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़े? नहीं, हमारे तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम इनको मुकाम पे पहुंचा लें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर कुल्लू में बिजली महादेव का प्रोजेक्ट बनना है, रोपवे का प्रोजेक्ट यहाँ पे बाबा बालकनाथ का बनना है, चिंतपूर्णी का बनना है, या और मंदिरों का बनना है, या हमारी बसों की खरीद है, इलेक्ट्रिक बसेज, अगर हम 1000 का फ्लीट भी डालने में कामयाब हो जाते हैं तो हम हिमाचल को आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी मदद करके जाएंगे। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट में लोगों के जो है टैक्सेस सालों साल से जमा नहीं हुए थे। 1000 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कमा के दे रहा है अब, है कि किस ढंग से उस डिपार्टमेंट को किसी खाते में नहीं गिना जाता था। लेकिन अगर अब मैं किसी इसमें ट्रांसपोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा आप लोगों को बुला के, तो आप देखेंगे कि किस ढंग से वहाँ पे काम किए जा रहे हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है, हमारा ऊना ज़िला है, ऊना ज़िला में माता चिंतपूर्णी का प्रोजेक्ट है, चाहे हमारे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने लगा है, अब 400 करोड़ रुपए का सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। उसके बाद लोग देखने आया करेंगे कि ये कौन सा ब्रिज है। अब टनल्स बनी है हिमाचल प्रदेश में, तो थोड़ा रूप बदला है। तो हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, हम आज कुर्सी पे हैं, कल नहीं हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हिमाचलियत कायम रहे, हिमाचल आगे बढ़े, उसके लिए काम करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए।
तो ये थे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने हमसे यहाँ पर विशेष बातचीत की है, जिसमें इन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या उपलब्धियाँ हिमाचल प्रदेश सरकार की थी और आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या प्रदेश सरकार विकास कार्य करने वाली है, जिससे हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में और आगे बढ़े। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।